हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम अपना मॉडर्न फिजिक्स का सेकंड पार्ट कंटिन्यू करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम और बाकी की चीज़ें जो है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसमें क्या है? अ फोटोग्राफ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑफ लाइमन बाल्मर पार्शियल सीरीज ऑफ एटमिक हाइड्रोजन। एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है हाइड्रोजन एटम का? कि जो एक फोटोग्राफ होती है स्पेक्ट्रल लाइंस की ऑफ लाइमन बाल्मर पार्शियल सीरीज की ऑफ एटमिक हाइड्रोजन, वही होता है एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है ना। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो लाइमन सीरीज होगी वो यूवी में आएगी, बाल्मन जो होगी वो विजिबल में आएगी, पास्चन जो होगी वो नियर इंफ्रारेड आएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये किस रीजन में आती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये डायरेक्टली इससे क्वेश्चंस आते हैं। नाउ वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड इन डी एक्साइटेशन। अब कोई हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम का में अगर पूछ ले वेवलेंथ, तो उसका ये फॉर्मूला होता है 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर अंडर ब्रैकेट 1/n1 का होल स्क्वायर माइनस 1/n2 का होल स्क्वायर, जिसमें जो आर होता है ना उसकी वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻7। ठीक है। अब एक जैसे क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेवलेंथ फॉर स्पेक्ट्रल लाइन, जिसमें कि लाइमन का n1 से n2 इज इक्वल टू 2 में करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला यही लगाएंगे, है ना। अब यहाँ पे n1 की जगह पे 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा, 2 की जगह रखेंगे तो ये आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो कुछ ये आ जाएगा आंसर। ठीक है ना। अब n1 जो होगा अगर 1 है और n2 इन्फिनिटी है, तब उस वक्त में ना ये आ जाएगा। ठीक है। अब बाल्मर की उसके बाद अब ये आ जाता है अपना एक और क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज इन एन nth ऑर्बिट। किसी nth ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से क्या है, मूविंग इलेक्ट्रॉन की एट द सेंटर इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू, अच्छा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके प्रोपोर्शनल है, तो इसमें वैल्यू क्या होगी P प्लस क्यू की। ठीक है ना। तो देखो B का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट I बाई 2R ये होता है। ठीक है ना। किसी एक उसमें क्या कहते हैं रिंग में जब घूमता है तो उसका ये था ना, तो यही होगा। ठीक है। इसको अगर लिखेंगे तो यहाँ पे म्यू नॉट इंटू में E बाय 2R बाई T लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू में EV बाई 2R और यहाँ पे आ जाएगा 2πr। ठीक है। तो इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर बाय R स्क्वायर दिख रहा है अपने को, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली हमने ये किया क्या था इस वाले फॉर्मूले में, ये जो टी की वैल्यू है ना, टी उसकी वैल्यू लिख दे। देखो होता क्या, ये टी कहाँ से आया, जैसे कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम आता है, तो टाइम की क्या लिख दें, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, जिसमें डिस्टेंस अपना ले लिया है क्या कहते हैं उसका वो सर्कमफ्रेंस जो आ गया 2πr/v। ठीक है। अब इसमें जो तो उसी से ये चीज़ आ गई। अब इसमें देखो तो u0 e हो गया और ये 2π हो गया, ये सब क्या हो गया, ये सब कांस्टेंट है। तो क्या दिख रहा है कि जो b है ना वो अपना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v बाय आर स्क्वायर के, है ना। और इसमें ये अपने को दिया हुआ था क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड का z/n, है ना। तो z/h लिखा है यहाँ पे और इसको क्या लिखा, n स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पास से अपना क्या निकला है कि जो z है उसकी पावर 3 होगी और जो अपना वो है क्या कहते हैं n है उसकी पावर 5 होगी, तो p प्लस क्यू क्या आ जाएगा अपना 8 आ जाएगा। ओके। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। सपोज द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन एट अ डिस्टेंस आर इज इतना। ठीक है ना। मतलब कि मान लेते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन के बीच में जो डिस्टेंस आर से मतलब आर पे लोकेटेड है, तो वो ये है अपनी पोटेंशियल एनर्जी। एज्यूमिंग बोहर थ्योरी इज वैलिड, इट इज फाउंड दैट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू nx, है ना। तो अब इसमें x बेसिकली फाइंड करना हो, या देखते हैं जो भी है ना। तो u का अपना फॉर्मूला क्या हो यहाँ पे दिया है, -ke²/3r³। ठीक है ना। वो यहाँ पे अपना फोर्स क्या आ जाएगा, du/dr। ठीक है ना। फोर्स को क्या लिख सकते हैं, ke²/r⁴ है ना। तो अब यहाँ पे इसकी ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पास से हम r से इस r को काट लेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, जिससे कि ये निकल आएगा। अब v स्क्वायर लिखना है तो 1/r³ आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये जो होता है अपना ये सब कांस्टेंट है। तो यहाँ पास से क्या निकल आएगा, mvr इज इक्वल टू NH/2π।
ठीक है। तो आर का रिलेशन क्या आ जाएगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बाय वी, वी क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब बाय एन क्यूब, तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब, ठीक है। ये आ गया अपना, ये भी एक क्वेश्चन में टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सब निकालने का। अब देख लेते हैं एटॉमिक कोलिजन। एटॉमिक कोलिजन, इफ कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक, अगर जो कोलिजन है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है तो उसमें क्या होगा, जो वी एन होगा, फिर वी ये एन एक पार्टिकल है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उतनी हो जाएगी जितनी ही हाइड्रोजन एटम की होगी, क्योंकि दोनों अटैच हो जाते हैं मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक में, इसलिए जो वेलोसिटी आ जाएगी वो v/2 आ जाएगी। तो यहाँ पास से काइनेटिक एनर्जी जब निकालेंगे तो वो सॉल्व करके कुछ हमारी ये आ जाएगी, ठीक है। और मैक्सिमम लॉस काइनेटिक एनर्जी का ये आ जाएगा mv²/4, ठीक है ना। अब ये देख लेते हैं इफेक्ट क्या होता है बोहर थ्योरी का, है ना। इफ बोथ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अबाउट देयर कॉमन सेंटर, अब अगर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों ही रिवॉल्व कर रहे हैं कॉमन सेंटर के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे क्या हो जाए कि R1, ये जो हो गया R1 और ये हो गया R2, एन क्या है यहाँ पे, ये न्यूक्लियस का है डिस्टेंस सेंटर से R1, इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है R2, तो R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा R, तो R1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, me/me प्लस mn/r लिख सकते हैं, और R2 का ये लिखेंगे, तो उसकी वजह से फिर m1r1 इज इक्वल टू m2r2 लिख सकते हैं। तो वहाँ से निकल के आएगा क्या अपना me इंटू में mn/me प्लस mn, ठीक है ना, जिसको हम म्यू मान लेंगे। नाउ कंसिडर मोशन ऑफ न्यूक्लियस एन इन बोहर थ्योरी। अब यहाँ पे अगर न्यूक्लियस का जो मोशन देखेंगे तो उसका रेडियस क्या आ जाएगा 0.529 इंटू में n²/z इंटू में m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय म्यू, ठीक है, ये आ जाएगा। और यहाँ पे टोटल एनर्जी जब देखेंगे तो वो क्या आ जाएगा -13.6 इंटू में z²/n² इंटू में म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब आ जाता है अपना कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट क्या है, व्हेन रेडिएशन ऑफ शॉर्ट वेव लेंथ x-ray incident on a target of loosely bound electron on a free electron, wavelength of scattered x-ray become longer than wavelength of incident x-ray। अब क्या हुआ कि जब रेडिएशन हुआ एक शॉर्ट वेवलेंथ एक्स रे की इंसिडेंट हुआ एक टारगेट पे जो कि लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन से है, ठीक है ना, और फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो वेवलेंथ जो होगी स्कैटर्ड एक्सरे की वो लॉन्गर होगी, किससे लॉन्गर होगी, जो इंसिडेंट एक्सरे था, है ना, जो इंसिडेंट वाली है इससे ज़्यादा लंबी होगी जो स्कैटर हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह लगा के और मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के बाकी चीज़ें देखी गई हैं, हो गया। ये उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट फिर भी देख लेना एक बार यहाँ पास से। ये कंपोनेंट आ गया वेवलेंथ का, ऐसे निकालेंगे ये सब, ठीक है। नाउ कॉम्पटन शिफ्ट डिपेंड्स ओनली ऑन स्कैटरिंग एंगल। जो कॉम्पटन शिफ्ट होता है वो खाली स्कैटरिंग एंगल पे डिपेंड करता है, और जो इंटायर एनर्जी होती है एक फोटो की वो नहीं करती, इट फोटो इज नॉट ट्रांसफर टू इलेक्ट्रॉन। जो कंप्लीट जो एक इंटायर एनर्जी होती है फोटोन की वो ट्रांसफर नहीं की जाती है इलेक्ट्रॉन की, अनलाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। The reason for this is complete energy transfer is possible only when photon strikes a bounded electron, just like photoelectric effect, ठीक है। अब ये एक एक्सरे देख लेते हैं। एक्सरे आर द EM wave having lambda of order 0.1 angstrom to 10 angstrom. They are also called high energy photon. इसको और क्या बोलते हैं एक्सरे को, हाई एनर्जी फोटोन। एक्सरे जो था वो डिस्कवर किसने किया था, विलियम रॉयटन ने इन 1895, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज बाय कॉलिक ट्यूब, ठीक है। यहाँ पे एक ये कॉपर रॉड है और ये ब्लैक कॉपर है और यहाँ पे ये टारगेट है, ठीक है ना। जो टारगेट है वो किसका है, उसका है मोमियम का है, वोल्ट का है, ये एमओ का है, सॉरी। तो यहाँ पे बीच में क्या है, वैक्यूम भरा गया और ये फिलामेंट है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, द MP स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड AN ऑफ टारगेट शुड बी, AN मतलब एटॉमिक नंबर जो है ऑफ टारगेट शुड बी हाई when voltage is applied across the filament, then filament being heated emit electron from it। जब वोल्टेज अप्लाई किया गया अक्रॉस द फिलामेंट तो जो फिलामेंट था वो हीट हुआ, हीट होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन एमिट किया। नाउ फॉर गिविंग द बीम शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉलीमेटर इज यूज्ड। नाउ व्हेन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स द टारगेट देन एक्सरे आर प्रोड्यूस। जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा टारगेट में तो एक्सरे प्रोड्यूस होगा। नाउ when electron strike with the target, some part of energy is lost
एंड कन्वर्टेड इनटू हीट। जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा टारगेट पे तो जो कुछ पार्ट होगी एनर्जी का वो लूज करेगी और कुछ क्या होगी, कन्वर्ट कर देगा हीट पे। Now, since target should not melt or it cannot it can absorb heat, so that the melting point specific heat of target should be high. अब जो टारगेट है वो मेल्ट अगर नहीं हो रहा है या फिर वो एब्जॉर्ब कर रहा है हीट को, तो जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है या फिर स्पेसिफिक हीट जो है टारगेट का वो हाई होना चाहिए। यहाँ जो कॉपर रोड है या कॉपर रोड इज अटैच सो दैट हीट प्रोड्यूस्ड कैन गो बिहाइंड इट एंड इट कैन एब्जॉर्ब हीट एंड टारगेट डज नॉट गेट हीटेड वेरी हाई। इसमें कॉपर रॉड को अटैच किया गया है जिससे कि जो हीट प्रोड्यूस होगा ना वो बिहाइंड दूसरे पार्ट जा सकता है और ये क्या करे, वो एब्जॉर्ब ना करे हीट को एंड टारगेट डज नॉट गेट हीटेड वेरी हाई। फॉर मोर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इंक्रीज। बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन के लिए जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज होता है वो बढ़ जाता है। फॉर मोर नंबर ऑफ फोटोन्स वोल्टेज अक्रॉस फिलामेंट इज इंक्रीज। ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स के लिए जो वोल्टेज होता है अक्रॉस फिलामेंट उसको बढ़ा दिया जाता है। द एक्सरे वर एनालाइज्ड बाय मोस्टली टेकिंग देयर स्पेक्ट्रम। नाउ कंटिन्यूअस एक्सरे, डीएक्सेलरेटेड रेडिएशन। ठीक है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन लूजेस देयर काइनेटिक एनर्जी in passing through the strong electric field of target nuclei resulting in continuous X-ray spectrum। जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूज करते हैं अपने काइनेटिक एनर्जी को जब वो पास करते हैं एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से टारगेट न्यूक्लियाई तक, जिसकी वजह से जो कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। It is this loss in kinetic energy which is emitted in the form of X-ray photons. Maximum energy of X-ray photon will corresponding to maximum loss of increasing। ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन विल कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम लॉस ऑफ इंक्रीजिंग। ठीक है, यहाँ पे जो एनर्जी होगी फोटोन की मैक्सिमम वो कितनी हो जाएगी, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी लॉस मैक्सिमम। ठीक है, एच सी बाई लेमडा मिनिमम लेंगे तभी मैक्सिमम आएगी अपनी एनर्जी यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ जाएगी। ठीक है ना, लेमडा मिनिमम हुआ तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हुई, तो ये एच सी बाई सी वी लिखे, तो इसको क्या लिखेंगे 12,400 बाई वी एंगस्ट्रॉन्ग। ठीक है ना, ये 2023 में आया हुआ था, CUET में भी आया था और नीट में भी आया था। क्या पूछा गया था कि रिलेशन क्या होता है लेमडा और वी के बीच, है ना, तो लेमडा और वी के बीच क्या रिलेशन होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चीज़, है ना, लेमडा और वी। अब ये हो गया वही चीज़ है एक्सरे वगैरह वाले के बारे में। अब प्रॉपर्टी कुछ देख लेते हैं यहाँ पे अपनी एक्सरे की। Property of X-ray, frequency corresponding to characteristic or property lies are characteristic of the target material. These X-rays are produced when the incoming electron kick out an internal electron of target material, creating a vacancy in that loop. Property of X-ray depends only on target of material। जो property होती है X-ray की वो खाली किस पे डिपेंड करती है, target of material पे, not in accelerating voltage। So whenever high energy electron strikes a target of high atomic mass number, both continuous X-rays are produced together। एक ये छोटा सा चीज़ देख लेते हैं, मोज़ले लॉ क्या कहता है, he found that lambda of characteristic X-ray depend in a well defined manner on the atomic number element that emit X-ray। तो ये इसका फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट वी इज इक्वल टू ए जो कि मोजले कांस्टेंट होता है इनटू में अंडर ब्रैकेट जेड माइनस बी जो होता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये हो गया, उसी पे बेस से कुछ क्वेश्चंस हैं देख लेना। एक ये है, ये नीट प्लस CUET के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कट ऑफ होता है लेमडा का वो कितना होता है, तो कट ऑफ लेमडा इज लेमडा नॉट इज इक्वल टू 2mc लेमडा स्क्वायर बाय एच। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली देखो क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार्टिंग से बता देती हूँ। ठीक है, तो इस चैप्टर की शुरुआत जहाँ पास से अपनी होती है उसमें देखो ये चीज़ याद करने वाली है कि ये मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, फोटोन के बारे में ये सब मतलब याद कर लेना, पढ़ लेना। और यहाँ पे फिर ये नंबर ऑफ फोटोन का हो गया, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये एनर्जी डिपेंड नहीं करती इंटेंसिटी पे। ठीक है ना, और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, वर्क फंक्शन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये वाले जो फॉर्मूले ये तो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है ना, उसके बाद ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इन ग्राफ को भी याद कर लेना। और ये चीज़ भी कि पोटेंशियल बढ़ती है तो फोटो करंट बढ़ता है ना। और ये जो रेड से मैंने पॉइंट लिखे हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है क्या कहते हैं अपना ये डी ब्रोगली वाला तो पूरा सेगमेंट ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, इसमें कुछ भी छोड़ने लायक नहीं, सब पढ़ के जाना सब कुछ।
ठीक है ना ये फोर्स ऑफ रेडिएशन जो है इसको चलो देख लेना, मतलब ऊपर ऊपर से देख लेना, ये ना रहे कि देख के नहीं गए हैं, बाकी ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं। फिर ये थॉमसन का एटॉमिक मॉडल हो गया, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोहर का हो गया, बोहर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ये एनर्जी और ये क्या कहते हैं रेडियस वगैरह हो गया, वेलोसिटी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पोर्शन ढंग से कर लेना। और जो एमिशन स्पेक्ट्रम होता है हाइड्रोजन एटम का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको ढंग से कर लेना है, ठीक है। और फिर ये इन बाकी चीज़ें देखो पढ़ के ऊपर ऊपर से सब कुछ जानना है, बट ये है कि कौन सी चीज़ मेजरली आएंगी मैं उन पे फोकस कर रही हूँ, ठीक है ना, कि ये चीज़ तो आनी ही आनी है, ठीक है। बट मैं ये कुछ नहीं कह रही हूँ कि जो चीज़ मैं नहीं बोल रही हूँ वो नहीं आएगी, वो भी आ सकती है, ठीक है। तो पहले से ही जो नोट्स है हमारे वो काफ़ी एकदम लिमिटेड है, तो आप लोग को जितनी भी चीज़ें लिखी हैं सब कुछ एकदम ढंग से पढ़ लेना है, ठीक है। देन ये कॉम्पटन इफेक्ट वगैरह एक बार देख लेना ऊपर से। एक्सरे आ सकता है, देखो एक्सरे वो मतलब कि अभी रिसेंट टाइम में तो नहीं आया इससे क्वेश्चन, पर फिर भी देख लेना, इससे आ सकता है जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी हो गया यही चीज़ है एक्सरे के बारे में, क्या क्या है ये सब ढंग से देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब अगला चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। टिल देन इफ़ यू गाइस हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।